नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के लिए जो विषय बिंदु व्याकरण से पहला विषय बिंदु लेकर के उपस्थित हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्याकरण में हम लोग को मात्र 10वीं क्लास में 4 टॉपिक पढ़ने हैं। वाच्य पहला टॉपिक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद एक दूसरा टॉपिक है, रस एक तीसरा टॉपिक है और पद परिचय, ये 4 टॉपिक और प्रत्येक टॉपिक 4-4 नंबर का है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वाच्य के बारे में अपनी अवधारणा स्पष्ट करना चाहेंगे कि वास्तव में वाच्य है क्या और इसके अंतर्गत हम किस किस तरह के प्रश्नों का सामना करेंगे और उसका क्या निदान होगा। तो चलिए हम बिल्कुल साधारण से प्रश्नों से अपने इस पठन पाठन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको कुछ वाक्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वाक्य देखिए, राम पढ़ता है, और दूसरा वाक्य है गीता पढ़ती है। ये दोनों अकर्मक वाक्य हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, कारक को समझ रहे होंगे, तभी ये वाक्य को अच्छे से समझ जाएंगे। कारक में जैसे कर्म कारक, कर्ण कारक, कर्ता कारक, इस सब का भेद आपको जानना जरूरी है। क्रिया के आधार पर, मतलब क्रिया का 2 तरह के क्रिया का अध्ययन हम लोग शुरू से ही किए हैं, आप लोग को पता होगा। एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो इन दोनों वाक्यों में ये अकर्मक है। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता नहीं है, कर्म नहीं है इसमें। गीता पढ़ती है, दूसरा सेंटेंस देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें ये सकर्मक वाक्य है। गीता पुस्तक पढ़ती है, ये भी सकर्मक वाक्य है। अब देखिए, राम पढ़ता है, राम पुल्लिंग है, इसलिए पढ़ना क्रिया क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। गीता पढ़ती है, यहां पढ़ती क्यों हो गया, क्योंकि गीता स्त्रीलिंग है, इसीलिए पढ़ना क्रिया पर क्या हुआ, स्त्रीलिंग का असर पड़ा। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी वही चीज है, राम पुल्लिंग है इसीलिए पुस्तक पढ़ता है। गीता स्त्रीलिंग है, यहां भी दोनों जगह, यानी इन चारों वाक्यों में, चारों तरह के वाक्यों में 2 अकर्मक है और 2 सकर्मक। ये 2 क्या है, अकर्मक वाक्य, और ये 2 सकर्मक वाक्य। इन दोनों में क्रिया के ऊपर कर्ता का प्रभाव है। यहाँ राम करता है पुल्लिंग, इसलिए क्रिया इसका पुल्लिंग है। यहाँ राम कर्ता पुल्लिंग है, इसलिए इसकी क्रिया पुल्लिंग है। यहाँ गीता स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका क्रिया स्त्रीलिंग है। तो ये दोनों सकर्मक है और ये दोनों अकर्मक है। तो वाक्य चाहे सकर्मक हो या अकर्मक, अगर उन वाक्यों में क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ता हो, यानी क्रिया कर्ता के हिसाब से निर्धारित होती हो, यानी क्रिया, ये क्रिया है पढ़ना, कर्ता के हिसाब से निर्धारित होती हो, तो इस तरह के सारे सेंटेंस कर्तृवाच्य कहलाते हैं। हम वाच्य के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप उदाहरणों को देख लें। देख लीजिए, 2 तरह के उदाहरण मैंने आपको दिखाया था। वाक्य ये 2 अकर्मक है और ये 2 सकर्मक है। दोनों में क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग है, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग।
देखिए अब हम आगे दो सेंटेंस और देखते हैं, इसी को देखते हैं। ये देखिए, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। एक सेंटेंस ये देखिए, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। और दूसरा सेंटेंस है, गीता के द्वारा पढ़ा जाता है। आप देखिए इस वाक्य में क्या है, कर्ता के साथ के द्वारा लग गया तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कर्ता के साथ यदि हम के द्वारा लगा दे रहे हैं तो क्रिया, देखिए यहां भी क्रिया पढ़ा जाता है और यहां भी क्रिया पढ़ा जाता है। यानी अब कर्ता क्रिया को प्रभावित नहीं कर पा रही है। यानी यदि हम कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग कर दें तो क्रिया हमेशा स्थिर हो जाती है, क्रिया सदैव पुल्लिंग में रहती है, चाहे कर्ता स्त्रीलिंग हो चाहे कर्ता पुल्लिंग हो। देखिए यहाँ राम पुल्लिंग है तब भी पढ़ा जाता है, यहाँ गीता पुल्लिंग है तब भी पढ़ा जाता है। एक तीसरे तरह का सेंटेंस आइए देखते हैं हम। दो तरह का सेंटेंस आपने देखा, एक सेंटेंस देखा जिसमें कर्ता के साथ के द्वारा नहीं लगा था, दूसरा वाक्य आपने देखा जिसमें कर्ता के साथ के द्वारा लगा था लेकिन ये अकर्मक थे। एक तीसरा देखिए, तीसरे तरह के सेंटेंस में हम आपसे देख रहे हैं। ये देखिए, इसमें देखिए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये देखिए राम करता है के द्वारा लगा है, इसमें भी गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए यहां कर्ता के साथ के द्वारा तो लगा है लेकिन इसमें सकर्मक है। ये वाक्य कैसा है, ये सकर्मक है। यानी अब यहां जो क्रिया है वो पुस्तक के अनुसार निर्धारित हो रही है, कर्ता के अनुसार निर्धारित न होकर के पुस्तक के हिसाब से। इसीलिए राम पुल्लिंग है तब भी क्रिया पढ़ी जाती है। यानी क्रिया किससे निर्धारित हो रही है, पुस्तक से। पुस्तक स्त्रीलिंग है, गीता स्त्रीलिंग है और उसके द्वारा दोनों की क्रिया समान है, यानी दोनों में पुस्तक है। यानी यहां क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्म का। यहां क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्म का। तो बच्चों हम तीन तरह के सेंटेंस आपने देखा। देखिए पहले आइए ऊपर देखते हैं, यहां क्रिया पर किसका प्रभाव है, यहां क्रिया पर प्रभाव है कर्ता का, यहां क्रिया पर प्रभाव है कर्ता का, यहां क्रिया पर प्रभाव है कर्ता का। यहां देखिए गीता है और ये स्त्री। तो जब कर्ता के साथ से या के द्वारा न लगा हो तो क्रिया जो होती है वो कर्ता के हिसाब से ही संचालित होती है। यदि कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा हो लेकिन वाक्य ये अकर्मक है, और दूसरा जो सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं ये भी अकर्मक है लेकिन इसमें कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा है लेकिन कर्म नहीं है, इसीलिए इसमें क्रिया का भाव महत्वपूर्ण है, इसमें कर्म नहीं है। कर्म की विभक्ति चिन्ह को होता है। आप जानते हैं क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। कारक में आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा कर्म क्या है। यदि कर्म आप पहचानना जान जाएंगे तभी आप कर्मवाच्य को अच्छा से समझ पाएंगे। तो हमने सबसे पहले उदाहरणों के माध्यम से हम तीन तरह के वाक्य देखे। एक यह वाक्य देखे जिसमें जिसकी क्रिया पर कर्ता का प्रभाव है, दूसरा वाक्य भी में भी क्रिया पर कर्ता का प्रभाव है क्योंकि कर्ता के साथ के और से और के द्वारा नहीं लगा है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, गीता के द्वारा राम के द्वारा पढ़ा जाता है, गीता के द्वारा पढ़ा जाता है। दोनों में एक कर्ता स्त्रीलिंग है एक कर्ता पुल्लिंग है लेकिन दोनों की क्रिया एक समान है। यानी यदि कर्ता के साथ के द्वारा लग गया तो क्रिया से कर्ता का कनेक्शन खत्म हो जाता है। यानी अब क्रिया कर्ता के हिसाब से न होकर के स्वयं, यदि वाक्य सकर्मक है तो कर्म के हिसाब से होगी, नहीं है तो क्रिया सदैव पुल्लिंग और बहुवचन में रहेगी। तो यहां देख लीजिए इसमें क्रिया पुल्लिंग में है, राम के द्वारा पढ़ा जाता है क्योंकि यह कर्मक है, और इसमें सकर्मक में क्रिया
पुस्तक से गवर्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है इसीलिए पढ़ी जाती है, हो गया। यहाँ क्रिया पुस्तक से गवर्न हो रही है, देखिए पढ़ी जाती है, यहाँ क्रिया पुस्तक से पढ़ी जाती है। और कर्ता, अब देखिए पूरा सेंटेंस का भाव यह है कि कर्ता के साथ से और के द्वारा लग जाए तो उसका क्रिया के ऊपर से प्रभाव खत्म हो जाता है, अर्थात क्रिया। अब वाच्य क्या है, अब जो हम लोग का मेन मुद्दा है वाच्य क्या है। बच्चों हम ऊपर 3 तरह के सेंटेंस देखे, उस 3 तरह के सेंटेंसों को फिर से पर गौर करिएगा कि 3 तरह के सेंटेंस मिले। एक ऐसा सेंटेंस मिला जिसमें कर्ता का प्रभाव क्रिया पर था, वो दोनों तरह के वाक्य थे, सकर्मक भी थे उसमें से 2 सेंटेंस और 2 सेंटेंस अकर्मक थे। दूसरा तरह का सेंटेंस मिला जिसमें क्रिया पुल्लिंग थी, चाहे कर्ता स्त्रीलिंग थी तब भी क्रिया पुल्लिंग थी, और कर्ता पुल्लिंग था तब भी क्रिया पुल्लिंग। तीसरे तरह का सेंटेंस मिला जिसमें क्रिया कर्ता से न प्रभावित होकर के स्वयं कर्म से प्रभावित हो रही है। तो पूरा जो वाच्य है ये इसी का खेल है, यानी वाच्य में हम इन तथ्यों की तलाश करते हैं कि क्रिया पर किसका प्रभाव है। पूरा देखिए, अब वाच्य क्या है ये समझ लीजिए। वाच्य में हम क्या करते हैं, वाच्य में हम इस बात की तलाश करते हैं, हम वाच्य में इस बात की तलाश करते हैं कि क्रिया पर किसका प्रभाव है। देखिए, कर्ता का, कर्म का या क्रिया के भाव का, यही है वाच्य। क्या है आप सीधा सा समझ जाइए, वाच्य में इस तथ्य की हम तलाश करते हैं कि क्रिया के ऊपर किसका प्रभाव है, कर्ता का, कर्म का या क्रिया के भाव का। तो आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। देखिए, अब समझ गए कि देखिए राम रोटी खाता है, ठीक, राम रोटी खाता है, राम पुल्लिंग है इसीलिए खाता स्त्रीलिंग है। यहाँ क्रिया जो है किससे प्रभावित हो रही है, कर्ता से, राम से। यहाँ क्रिया किससे प्रभावित हो रही है, राम से। अब देखिए, राम यदि कर्ता के साथ से लग गया, कर्ता के साथ से लग गया, राम से रोटी खाई गई। अब देखिए यहाँ राम वही है लेकिन यहाँ खाई गई, क्रिया स्त्रीलिंग क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ क्रिया अब राम से नहीं, क्योंकि राम के साथ से लग गया है। यदि कर्ता के साथ से और के द्वारा लग जाए और वाक्य सकर्मक हो तो क्रिया हमेशा कर्म के हिसाब से प्रभावित होगी, यानी यहाँ रोटी खाई गई। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता भात खाती है। सीता स्त्रीलिंग है, भात पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ क्रिया खाती है यानी सीता के हिसाब से हो रही है। ध्यान से देखिए, सीता भात खाती है, खाती है, अगर यहाँ राम होता तो खाता हो जाता। ये स्त्रीलिंग है इसीलिए क्रिया इसकी स्त्रीलिंग हो गई। लेकिन जो ही सीता के साथ यानी कर्ता के साथ हम से लगा दिए, सीता से भात खाया गया, तुरंत क्रिया भात के हिसाब से डिसाइड हो गई, यानी कर्ता के साथ से और के द्वारा हम लगा देंगे तो क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। अगला सेंटेंस देखिए, नवीन चलता है। नवीन चलता है, नवीन पुल्लिंग है इसीलिए चलता है। अगर सीता होती तो चलती होता, लेकिन नवीन चलता है, अगर इसी में कर्ता के साथ हम के द्वारा लगा दिए, नवीन के द्वारा चला जाता है, नवीन के द्वारा चला जाता है, यह अकर्मक है।
इसमें कर्म नहीं है, तो कर्ता के साथ के द्वारा लग गया तो हमेशा अगर कर्म नहीं है वाक्य में तो वो क्रिया पुल्लिंग होती है, वो क्रिया पुल्लिंग होती है। अगर सीता भी होती है यहाँ तो सीता के द्वारा चला जाता है, यही होता, न कि सीता के द्वारा चली जाती है, ऐसा होता नहीं। तो इस तरह से बच्चों हम 3 तरह के सेंटेंस देख पाए। एक सेंटेंस जिसमें क्रिया पर, देखिए, क्रिया पर कर्ता का प्रभाव, क्रिया पर सीधा कर्ता का प्रभाव, उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। ऐसे सेंटेंस, कर्तृवाच्य की पहचान है कि इसमें कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा रहता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा रहता है और इसकी क्रिया रंजक नहीं होती है, मतलब बंटी नहीं होती है। रंजक होने का मतलब, जैसे देखिए, खाता, जैसे मान लिया हमने जोड़ दिया राम खाता है, तो खाना एक साथ जुड़ा हुआ है, ये क्रिया का रंजक रूप नहीं है। लेकिन अगर हम लिख दें कि, अगर हम लिख दें कि खाया जाता, खाया जाता, तो ये क्या हुआ, ये रंजक रूप हो गया, क्रिया का यह रंजक रूप हो जाता है। जो भागों में जो विभक्त हो जाती है क्रिया, तो इसको कहते हैं क्रिया का रंजक रूप। जैसे राम खाता है, इसमें खाता क्रिया का रंजक रूप नहीं है, लेकिन अगर हम लिखते हैं कि राम से खाया जाता है, तो खाया और जाता ये क्या हुआ है, ये क्रिया का रंजक रूप है। तो 2 चीजें हमेशा देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा रहता है। पहली बात ध्यान रखिए, सेंटेंस पहले पहचानना सीखिए, बाद में हम परिवर्तित करना आपको बताएंगे। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा रहता है, कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा रहता है। ध्यान रखिएगा, कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा रहता है। और इसकी दूसरी पहचान होती है, इसकी क्रिया रंजक नहीं होती, क्रिया बटी होती नहीं है, क्रिया रंजक नहीं होती, क्रिया रंजक नहीं होती। रंजक होना आपको मैंने बता दिया, जैसे खाना, गाना, लेकिन गाया जाना रंजक है, खाना रंजक नहीं है, खाया जाना रंजक है, ये क्रिया बट जाती है। तो ये कर्तृवाच्य की पहचान है। कर्तृवाच्य में देखिए कुछ उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, सीधा सीधा लिखा है, देख लीजिए ध्यान से कि कर्तृवाच्य में क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, यह अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है। कर्तृवाच्य के वाक्य अकर्मक भी होते हैं और सकर्मक भी, दोनों में क्रिया पर कर्ता का प्रभाव होता है। जैसे देखिए, अंकिता हंसती है, ये क्या है, ये कर्तृवाच्य का अकर्मक वाक्य है, क्योंकि क्या हंसती है ये पता नहीं, आप कर्म जानिएगा। मनोहर फुटबॉल खेलता है, ये देखिए, ये भी कर्तृवाच्य है। देखिए, इसमें कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा है और इसकी क्रिया रंजक नहीं है। देखिए, मनोहर फुटबॉल खेलता है, इसमें मनोहर के साथ से और के, मनोहर करता है, इसके साथ से और के द्वारा नहीं लगा है, और दूसरा क्रिया रंजक नहीं है। अगर इसी को हम रंजक क्रिया करें तो देखिए कैसे होगा, अंकिता हंसती है तो अंकिता के साथ से लग देंगे, से लगा देंगे, अंकिता से हंसा जाता है, तो 2 चेंजिंग हुआ, एक कर्ता के साथ से लग गया और क्रिया उसकी रंजक हो गई, हंसती है उसके जगह हो गया हंसा जाता है। तो यही चेंजिंग होता है, वाक्य में यही चेंजिंग होता है। चेंजिंग पर हम एक अलग आपको वीडियो प्रेषित करेंगे। सबसे पहले आप यह समझिए कि इन तीनों वाच्यों को पहचानिए,
कर्तृवाच्य की क्या पहचान है। फिर मैं आपको जोर दे रहा हूं कि कर्तृवाच्य का वाक्य हमेशा ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा रहता है और इसकी क्रिया रंजक नहीं होती है। यही कर्तृवाच्य की पहचान है। 2-3 चीजें कर्तृवाच्य के बारे में ध्यान रखेंगे। कर्तृवाच्य में के उदाहरण सकर्मक भी हो सकते हैं और कर्तृवाच्य के उदाहरण अकर्मक भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों परिस्थितियों में क्रिया के ऊपर कर्ता का ही प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, ये हुआ आपका कर्तृवाच्य। देखिए, रंजक किसे कहते हैं, जैसे क्रिया जिसमें रंजक हुआ, जैसे देखिए पढ़ना, अभी आपको मैं बता रहा था रंजक। पढ़ना क्या है, क्रिया का संयुक्त रूप है मतलब, और जब क्रिया विभक्त हो जाती है तो ये देखिए पढ़ा जाना, ये रंजक है, यही रंजक है। तो ये जो रंजक रूप है ये हमेशा कर्तृवाच्य में कभी भी प्रयोग नहीं होता। क्रिया का रंजक रूप कर्तृवाच्य में कभी भी प्रयोग नहीं होता। सबसे पहले आप तीनों वाच्यों को पहचानिए, कर्तृवाच्य के कौन सा सेंटेंस है। तो दो चीजों से समझा पहचानेंगे, इसमें कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा रहेगा और इसमें क्रिया रंजक नहीं होगी। दो पहचान से आप कर्तृवाच्य को पहचान सकते हैं और क्रिया पर कर्ता का प्रभाव रहेगा, चाहे वो अकर्मक हो चाहे वो सकर्मक हो। इसीलिए मैंने 2 उदाहरण आपको लिख के रखा है, दोनों कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ये अकर्मक है और ये सकर्मक है। देखिए, यहाँ क्रिया पर कर्ता का प्रभाव है, यहाँ भी क्रिया पर कर्ता का प्रभाव है। तो कर्तृवाच्य की पहचान आप जान लीजिए। मूल रूप से कर्तृवाच्य में सीधा सीधा बिल्कुल पहचानने का सीधा तरीका है कि कर्तृवाच्य के वाक्य में हमेशा क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार डिसाइड होती है, निर्धारित होती है। इसीलिए इसको हम लोग कर्तृवाच्य, इसीलिए इसका नाम है कर्तृवाच्य। और दूसरा देखिए, कर्तृवाच्य के वे सेंटेंस कर्मवाच्य की तरफ हम देखते हैं। चलिए, दूसरा भाग है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को बिल्कुल पहचानना आसान है क्योंकि इसमें कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा रहेगा। कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा रहेगा। देखिए, मनोहर के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है और क्रिया इसकी रंजक होगी। ये 2 चीजें पहचान है। अब ये कर्मवाच्य क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में कर्म लगा है। ये देखिए, ये कर्म लगा है। जिसमें कर्म लगा रहेगा यानी सारे सकर्मक वाक्य ही कर्मवाच्य में अध्ययन किए जाते हैं। तो देखिए, अंकिता के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। देखिए, यहां अंकिता स्त्रीलिंग है तब भी खेला जा रहा, यहां मनोहर पुल्लिंग है तब भी खेला जा रहा। यानी क्रिया पर किसका असर है? कर्ता का असर नहीं है। नहीं तो यहां अंकिता के साथ खेली जा रही होता, मनोहर के साथ खेला जा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी इन दोनों पर असर किसका है? फुटबॉल का, यानी कर्म का। क्या खेला जा रहा? फुटबॉल खेला जा रहा। क्या खेला जा रहा? फुटबॉल खेला जा रहा। यानी जिस वाक्य में क्रिया पर कर्म का प्रभाव हो, जिस वाक्य में क्रिया पर कर्ता का ना प्रभाव हो करके कर्म का प्रभाव हो, वो सभी वाक्य कर्मवाच्य होते हैं। इसकी खास बात कि इसके सभी वाक्य सकर्मक होते हैं। पहली बात इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, कर्मवाच्य में सभी वाक्य क्या होते हैं? सभी वाक्य सकर्मक होते हैं। इसमें कर्ता के साथ से और के द्वारा, से नहीं तो के द्वारा, दोनों में से एक लगा ही रहेगा। और दूसरी पहचान, 2 पहचान है, क्योंकि मैं आपको लास्ट में चल के बताऊंगा कई बार वाक्य में कर्ता नहीं रहता है, तो आप से और के द्वारा के बिना कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। दूसरा है, इसकी क्रिया रंजक होती है। यानी देखिए, जैसे गाना से गाया जाना,
यानी इस तरह की क्रिया का गाना जैसा प्रयोग नहीं होगा। जैसे मनोहर फुटबॉल खेलता है, नहीं, मनोहर फुटबॉल खेलता है तब तो वो चला जाएगा कर्तृवाच्य में, क्योंकि कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा है। खाना से खाया जाना, ये खाया जाना क्या है, इसी को रंजक क्रिया बोलते हैं, यानी क्रिया का रंजक रूप है। ये क्या है, क्रिया का रंजक रूप। तो सीधा समझिए, कर्मवाच्य में पहचानने का सीधा सा तरीका है कर्मवाच्य को पहचानने का कि क्रिया पर कर्म का प्रभाव रहता है। इसमें कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा रहता है। कर्ता के साथ से नहीं तो के द्वारा लगा रहेगा और क्रिया रंजक होगी। दो पहचान है। मान लीजिए कि एक पहचान गायब हो गई तो दूसरे पहचान से हम पहचान सकते हैं कि यह वाक्य किस वाच्य का है। जो तीसरा है वो और भी आसान है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है, भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं रहता है। जैसे देखिए, लेकिन भाववाच्य के साथ भी वही स्थिति है जो स्थिति कर्मवाच्य के साथ है। जैसे कर्मवाच्य को पहचानने के लिए हम से और के द्वारा कर्ता के साथ लगा रहता है और इसकी भी क्रिया रंजक रहती है। देखिए, श्याम से हंसा जाता है तो श्याम के साथ से लगा है और इसकी भी क्रिया रंजक है। यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों की पहचान सेम तरीके से होती है। कर्मवाच्य में भी कर्ता के साथ से नहीं तो के द्वारा जुड़ा होता है और कर्मवाच्य की भी क्रिया रंजक होती है। भाववाच्य में भी कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा रहता है और इसकी भी क्रिया रंजक होती है। जैसे राम से चला जाता है, यानी देखिए यहाँ से का प्रयोग और यहाँ क्रिया का ये रंजक रूप है। चला जाना, चलता नहीं, राम चलता है, ये तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो है हम आपको ये चीज़ें तीन तरह के वाच्य आपको बताए, ध्यान रखिएगा। आप देखिए, फिर से देख लीजिए। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में क्रिया पर कर्ता का प्रभाव होता है। कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा रहता, ध्यान रखिएगा। लेकिन कर्तृवाच्य में दोनों तरह के वाक्य होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक वाक्य होता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा रहता है और इसकी क्रिया रंजक होती है। और वाक्य यदि सकर्मक होता है तो इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है। भाववाच्य में भी कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा रहता है और इसकी भी क्रिया रंजक होती है। यानी भाववाच्य और कर्मवाच्य दोनों में कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा रहता है और दोनों की क्रिया रंजक होती है। यानी कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के वाक्य होंगे, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक वाक्य होंगे और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक वाक्य होंगे। भाववाच्य के वाक्यों में कर्म नहीं रहता, इसीलिए उसका नाम भाववाच्य रखा गया, क्योंकि उसमें क्रिया का भाव रंजक होता है और कर्ता क्रिया से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। एक और खास बात है भाववाच्य, वो सदैव एक वचन और पुल्लिंग होता है। भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो सदैव एक वचन और पुल्लिंग के, चाहे कर्ता कोई भी हो, चाहे एक वचन हो कर्ता, चाहे बहुवचन हो कर्ता, चाहे स्त्रीलिंग हो कर्ता, लेकिन उसका क्रिया हमेशा पुल्लिंग रहेगी और क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी। तो ये कुछ उदाहरण हैं, हम लोग देखेंगे इस तरह से। बच्चों, आप लोगों ने देख लिया, आइए हम अब देखिए उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि कर्तृवाच्य में जो, चलिए अब अगला जो हम एपिसोड अगला देखेंगे उसमें हम लोग वाच्य परिवर्तन क्या है। हम आज आप लोगों ने वाच्य के तीनों रूपों के बारे में जान लिया। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको स्टॉप करता हूं। अगला जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि
वाच्य परिवर्तन क्या है। तो वाच्य परिवर्तन के बारे में अगला वीडियो हम आपको बताएंगे, उसमें सारी चीजें आपको स्पष्ट करी जाएगी।